अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में हम लोग ने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि किस किस बाइफरकेशन के साथ जो है आपका पेपर आएगा। तो हमने देखा था कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर लॉन्ग आंसर्स होंगे। तो आज वही पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार कि किस तरीके के पेपर और किस तरीके के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सवाल किस तरीके का आएगा और उसके जवाब आपको कैसे देने होंगे, तो ये दोनों चीज़ें हम आपको आज के लेक्चर में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि पीछे जो स्क्रीन दिख रही है आपको, उसमें ये लिखा है कि पहला सवाल सेक्शन ए में कोई भी करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। अब इसमें चॉइस है। चॉइस क्या क्या है कि आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको जो है जवाब देना होगा। ऑप्शन क्या होगा, देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पे पहले लिखा हुआ है कि कौन, अगर कोई शख्स है और उसकी शादी हो रही है। जैसे आपने देखा हो कि जब हम लोग पर्सनल लॉज के बारे में कर रहे थे, शख्सी कानून के बारे में बात कर रहे थे, तो शख्सी कानून में हम लोग ने जिक्र किया था कि शादी जो है वो शख्सी कानून के अंदर आता है, पर्सनल लॉज के अंदर आता है। ठीक है, और अब वो कानून में किसी शख्स की या किसी लड़के या लड़की की शादी की उम्र कितनी होगी। तो अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज इज द फॉर्म ऑफ मैरिज वियर द ब्राइड हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ कितनी। अब इस पे ये सवाल क्या है, सवाल ये है कि इसका उर्दू तर्जुमा ये होगा कि कोई शख्स अगर किसी की शादी हो रही है तो वो शादी में उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपको मालूम है अगर कोई जायज़ शादी हिंदुस्तान में होनी चाहिए तो लड़के की उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ सवाल पूछा गया कि वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई शादी है और उसमें जो है बाल विवाह यानी बच्चों की शादी हो रही है तो उसमें लड़की की उम्र कितनी कितनी होगी, तो वो शादी जो है शादी मानी जाएगी या शादी नहीं मानी जाएगी। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है चाइल्ड मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर द ब्राइड हैज नॉट अटेन, यानी दुल्हन ने जो है उम्र कितनी अटेन नहीं करी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड मैरिज होगी, वो बच्चे की शादी होगी। ठीक है, तो इसका सवाल जो है, इसका जवाब जो है 18 ईयर्स, 18 साल जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी शीट के अंदर एमसीक्यू जो आपको मिलेगा उसके अंदर डी पे आपको सर्कल करना होगा, डी को गोला करके भरना होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लिखना ही होगा। हाँ, तो आपको फिर लिखना होगा। यहां पे सर मुझे बता रहे हैं कि आपको जो है लिखना होगा आंसर शीट में डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में आप लिख देंगे, डी ऑप्शन इज सेइंग दैट आज जो बच्ची की उम्र होगी अगर वो 18 साल से कम होगी तो वो शादी जो होगी बाल विवाह होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे ये अभी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें आपको आंसर लिखना होगा, तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, और इसमें आप लिखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन आप लिखेंगे डी, 18 ईयर्स। ठीक है, तो जो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसके आगे जो भी चीज लिखी होगी वो आपको यहां मेंशन करनी होगी। जैसे डी 18 ईयर्स है तो आप वो मेंशन कर देंगे, डी 18 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब जो है वो डी 18 साल है और वो जो है आप उसको अपनी आंसर शीट में लिख देंगे। अब सवाल है कि या तो आप ये वाला सवाल करते या फिर आप ये करते और में करते। तो अब और में आप या तो ये सवाल कर ले, ये आसान सवाल था। इसका जवाब क्या था कि भाई अगर किसी बच्ची ने जिसकी शादी हो रही है और उसने 18 साल से कम उम्र जो है 18 साल से नहीं करी है ज्यादा उम्र, तो अब वो क्या होगी, वो शादी जो है भारत के कानून के अनुसार वो शादी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बच्ची की उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी शादी शादी मानी जाएगी इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप या और में क्या कर सकते थे, या तो आप वो क्वेश्चन कर सकते थे या ये कर सकते थे। अंडर द मुस्लिम लॉ व्हाट इज द मिनिमम एज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। भारत के मुस्लिम शरीयत के अकॉर्डिंग मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए किसी शख्स की शादी होने के लिए। तो अब इसका आंसर जो है आप सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर जो है 15 ईयर्स है। ठीक है, 15 ईयर्स है। तो आप इसको या तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे या ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे आप। ठीक है, तो दोनों चीजें आप दोनों सवाल में से कोई एक करेंगे और जहां लिखा होगा तो आपको दोनों में से किसी एक सवाल को करना होगा। ठीक है, तो अब इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर ए, 15 ईयर्स। ठीक है, ठीक है। फिर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम शरिया की कौन सी चीज जो है वो सोर्स नहीं है, वो क्या चीज सोर्स नहीं है। तो अब आप देखिए, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आप क्या करना है, इसका क्या मतलब होता है, एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब होता है, जैसे कुरान जो है एक मुस्लिम शरिया की एक जो है सोर्स है, ठीक है, सुन्ना एक सोर्स है, कियास एक सोर्स है, परंतु श्रुति जो है वो हिंदू लॉ की जो है, हिंदू शरीयत की जो है वो सोर्स है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, आपसे पूछ रहा है नॉट, ये चीज चेक कर लेना, आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि सवाल क्या पूछ रहा है। अब जैसे इसमें सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये मुस्लिम शरीयत के लिए जो है एक जरूरी चीज नहीं है, मतलब जरूरी चीज की जरूरतों में नहीं आता है। तो वो क्या चीज नहीं आती है, श्रुति जो है मुस्लिम शरीयत में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हिंदू लॉ का ऑप्शन है, तो ये जो है राइट आंसर होगा। और आपको ये लिखना होगा अपने आंसर शीट में कि आंसर नंबर टू में राइट आंसर इज बी श्रुति, ठीक है, बी श्रुति इज द राइट आंसर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और देख लेते हैं, और में क्या था दूसरा ऑप्शन में, अंडर दी हिंदू लॉ, हिंदू कानून के तहत डाइवोर्स किन 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 चीजों पे नहीं हो सकता। आपसे ये पूछा गया है नॉट, डाइवोर्स इज नॉट परमिटेड ऑन द बेसिस, ठीक है। तो अब आपको ये सवाल देखना है कि डाइवोर्स, यहां पे भी सवाल है कि डाइवोर्स नहीं होगा, इज नॉट परमिटेड। अगर कोई शख्स हिंदू धर्म से जो है कन्वर्जन कर लेता है तो क्या डाइवोर्स हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था हिंदू शख्सी कानून के तहत, अगर कोई शख्स जो है हिंदू धर्म से निकल जाता है या हिंदू धर्म से मजहब चेंज कर लेता है तो वो जो है तलाक का मुकदमा बन जाता है, ठीक है। क्या कोई शख्स जिसका जहनी तवाजुन ठीक ना हो तो क्या वो तलाक उससे तलाक हो सकती है, हाँ हो सकती है, ठीक है। अगर कोई शख्स किसी दूसरी औरत के साथ मुलव्विस है तो क्या तलाक हो सकती है, हाँ हो सकती है। अब इसमें राइट आंसर जो है वो है सी ट्रांसफर। ये ट्रांसफर जो है ये कोई एक ऑप्शन नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है तलाक का, ठीक है। बाकी सारे ग्राउंड है लेकिन ये कोई ग्राउंड नहीं है तलाक का, इसलिए ये राइट आंसर होगा। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा सी ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, या तो आप ये वाला क्वेश्चन करते या ये वाला करते। तो अब जब आंसर नंबर 2 आप देखेंगे तो इसमें आप करेक्ट आंसर लिखेंगे सी ट्रांसफर, ठीक है, सी ट्रांसफर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सारे लोग जानते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, पब्लिक इंटरेस्ट यानी पीआईएल की जो है वो फुल फॉर्म पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पीआईएल का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि लोगों की शख्सी जरूरतों के लिए कोई अगर मुकदमा किया जाता है तो उसको बोलते हैं पीआईएल, और इसका राइट आंसर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इससे पूछा जा रहा है कि करेक्ट फुल फॉर्म बताइए पीआईएल की, तो इसका सही जवाब जो है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किसी लोगों के लिए लोगों की भलाई के लिए अगर कोई मुकदमा किया जाता है, कोई पैरवी की जाती है तो उसको बोलते हैं पीआईएल, और उसका जो मायने है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी इसका आंसर जो है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये आप आंसर अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे आंसर नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है डी के आगे लिखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब इसका और वाला ऑप्शन देखते हैं, और वाला ऑप्शन में कौन सा सवाल था, ये आप कर सकते थे, बहुत आसान था, ठीक है। अब आप ये वाला देखिए ऑप्शन की तरह, मतलब ये भी आसानी है। अब आपसे पूछ रहे हैं दीवानी की अदालत का जो कोड है उसकी फुल फॉर्म आपसे वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो दीवानी की अदालत का सीपीसी इसका फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में है। तो इसका जो दीवानी की अदालत का जो कोड का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिविल प्रोसीजर कोड। ये आपसे मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। एक है दीवानी की अदालत का दर्जा कोड और एक है क्रिमिनल की अदालत का। तो सीआरपीसी बोलते हैं क्रिमिनल का,
यानी फौजदारी का, और दीवानी का है सीपीसी। ठीक है, सिविल सीपीसी की फुल फॉर्म होती है सिविल प्रोसीजर कोड। तो अब आपको जवाब में लिखना होगा आंसर नंबर 3, या तो आप पहले ऊपर वाला करते, या फिर आप अगर ये वाला कर रहे हैं तो आप इसमें लिखते बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसका जवाब में लिखते सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, आप लोग उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में लिखिएगा, अंग्रेजी में लिखना चाहे तो अंग्रेजी में, लेकिन आपके लिए उर्दू मीडियम चूज किया गया है तो आप उर्दू में जवाब देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा आसान है ये तो, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग इसमें पूरे कंप्लीट मार्क लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। जब हम लोग तदारुक के चैप्टर में बात कर रहे थे या रेमेडीज की चैप्टर में बात कर रहे थे, तो हमने ये चीज देखी थी कि कौन सी थ्योरीज है पनिशमेंट की, यानी किसी शख्स ने कोई जुर्म किया और उस जुर्म के लिए हम उसको किन किन थ्योरीज के अकॉर्डिंग सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था उसमें कि उसको जो है पहले ही अपराध करने से पहले ही रोक देते थे, तो एक ऐसी थ्योरी थी। दूसरी थी कि हम उसको जो है ऐसा अपराध की जो सज़ा थी वो ऐसी देते थे जिससे वो एक पूरे माशरे के लिए एक वो बन जाए, क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल बन जाए कि माशरा जो है उस जराइम से करने से डरे। ठीक है, तो इस तरीके की सजाएं थी। फिर एक शख्स को जेल में इसलिए रखा जाता था, ये भी हमने पढ़ा था कि एक शख्स को जेल में इसलिए रखा जाता था ताकि जो है वो अपने अंदर कुछ सलाहियतें पैदा कर ले और ठीक हो जाए, और समाज से दूर रहेगा तो उसके अंदर एक जो है एक पैदा होगी कि वो जो है समाज में कैसे रह सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरीज थी। तो उसमें पहली थ्योरी जो थी वो थी डेटरेंट थ्योरी, मतलब एक दहशत पैदा करने वाली थ्योरी, मतलब पनिशमेंट के लिए कि किसी शख्स को अगर हम पनिशमेंट करना देंगे तो क्या होगा। फिर है रेट्रीब्यूटिव, ये भी एक थ्योरी थी जिससे, जो पनिशमेंट की थ्योरी है, जिसे सजा की थ्योरी है। और प्रिवेंटिव, अगर किसी शख्स पे हमें शक है कि ये अपराध कर सकता है, धारा 144 लगाई जाती है, आज के जमाने में वो धारा 163 हो गई है। अगर किसी शख्स, 4 लोग इकट्ठे होते हैं, 4 या 4 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको रोका जा सकता है, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। अपराध होने से पहले, जुर्म होने से पहले ही उनको रोक दिया, तो ये प्रिवेंटिव थ्योरी का पार्ट है। यानी कौन सी चीज, कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट नहीं है, ये परसुएशन की जो थ्योरी है। इसका जो असली राइट आंसर होगा वो परसुएशन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 4 का आप बी मार्क करेंगे अपनी आंसर शीट पे। ठीक, अब इसमें जो दूसरा सवाल था वो क्या था, जो इसका ऑप्शन वाला सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सवाल हम लोगों ने जब हम लोग रिट कर रहे थे और फंडामेंटल राइट कर रहे थे, बुनियादी हुकूक कर रहे थे, तब हमने इस पे डिस्कशन किया था कि हमारे यहाँ जो है कितने प्रकार की रिट है, 5 प्रकार की रिट है जिसपे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। तो आपको ये चारों नाम तो दिख रहे होंगे, एक नाम इसमें सर्टियोररी का भी अगर जोड़ ले तो 5 रिट आपको ध्यान में आ जाएंगी। लेकिन जैसे अब हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, हेबियस कॉर्पस का मतलब किसी शख्स को गैर जरूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है और जो है अदालत के सामने आपने अर्जी लगाई कि जनाब आप एक आदेश पारित करिए हेबियस कॉर्पस का, और जो एक शख्स है जिसको गिरफ्तार किया हुआ है उसको जो है रिहा कर दीजिए। तो ये तो व्हाट इज अथॉरिटी में नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। फिर एक आपने दरखास्त लगाई कि जनाब आप एक जो है कमांड जारी कर दीजिए कि ये शख्स आप मेरा काम नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, मैंडेमस किया, अदालत से मैंडेमस की रिट की गुहार लगाएंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, व्हाट इज योर अथॉरिटी का मतलब क्या होगा, मायने क्या होंगे, उसका मायने ये होंगे कि आपकी क्या ये जिम्मेदारी थी, या ये आपका जो है कोई शख्स ये कहे कि जनाब मैं इस शहर का डीएम हूं, ठीक है, मैं इस शहर का डीएम हूं, तो आप उससे ही पूछ सकते हो कि जनाब आपको किसने नियुक्ति पत्र दिया, आपको किसने अपॉइंट किया इस पद के लिए, तो वो आप सवाल पूछ सकते हो कौन सी रिट से, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हेबियस कॉर्पस नहीं है, मैंडेमस नहीं है, हमने देख लिया। प्रोहिबिशन जो है वो तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है स्टे ऑर्डर। आपने अक्सर अपने घर में आसपास, जब मैं क्लास में बता भी रहा था तब भी मैंने ये बात बताई थी कि स्टे ऑर्डर जो है वो उसको प्रोहिबिशन बोलते हैं, कि अगर किसी शख्स ने घर बनाना शुरू कर दिया और आप अदालत चले गए, आपके पड़ोस में जो है वो मकान बना रहा था जिसकी वजह से अब आपकी सूरज की रोशनी घर में आपके यहाँ आने से रुकेगी, तो अब आप क्या कर सकते हो, स्टे ले सकते हो और उनसे बोलेंगे कि जनाब इतने साल से ये घर बना नहीं था और अब जो है मेरा ईजमेंट्री राइट है कि मुझे सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, साफ हवा मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से अब ये इतनी ऊंची दीवार बना रहा है जिसकी वजह से वो आएगी नहीं, तो आप स्टे ऑर्डर ले सकते हो। यानी ये भी जो है
व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी आपकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, ये गलत है। अब इसमें जो बचा वो है डी, को वारंटो। को वारंटो में जो है वो आप, ये राइट आंसर है। को वारंटो में आप ये पूछते हैं, अदालत जो है पूछती है, जनाब आप बताइए कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी। ठीक है, किसी ने आदेश जारी कर दिया और कहा कि जनाब ये शख्स यहाँ पे जो रह रहे हैं ये गलत रह रहे हैं, तो आप जिसने ये जारी किया, जिस ऑफिसर ने, उससे सवाल पूछ सकती है अदालत कि भाई आपने ये चीज किस अथॉरिटी से पूछी, आपके पास क्या ये अधिकार था पूछने का। ठीक है, क्या आपके पास ये जिम्मेदारी थी कि आप ये पूछ सकते हैं, तो ये राइट आंसर होगा को वारंटो। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे आंसर नंबर 4 में, आंसर नंबर 4 में आप लिखेंगे राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, और उसके आगे लिख देंगे को वारंटो, को वारंटो की रिट। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे देखिए, अब ये जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लोगों के इंटरेस्ट है उसके लिए, जो लोगों के बुनियादी हुकूक है उसके लिए जो है क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक, तो नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट। अब आप इससे पूछा जा रहा है कि क्या लोगों के जो हक है या लोगों की जो जिम्मेदारी है वो, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट यानी जो लोगों को इफेक्ट करे, जो पूरी आवाम को इफेक्ट करे, आवाम के लिए जो हो। अब उसमें क्या क्या चीज है, पहला ऑप्शन जो है पोल्यूशन, पोल्यूशन पूरी आवाम को, माहौलियाती निज़ाम जो है अगर उसमें गर्द आलूद पैदा हो जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये पूरे समाज के लिए मामला है। ठीक है, अगर कहीं पे जो है आतंकवाद हो जाए, टेररिज्म, तो ये भी पूरे समाज के लिए खतरा है। ठीक है, लेकिन सजा, सजा जो है वो क्या पूरे समाज के लिए हो सकती है? नहीं, सजा पूरे समाज के लिए नहीं हो सकती, तो ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट अ पब्लिक, नॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। रोड सेफ्टी यानी जो सड़क का सड़क पे सेफ्टी है वो एक ऑप्शन है, तो ये भी जो है ये भी गलत आंसर है। जय सही आंसर इसका जो है इम्प्रिजमेंट है, क्योंकि जो शख्स चोरी करेगा सजा उसको मिलेगी। ठीक है, जो शख्स चोरी करेगा उसी को सजा मिलेगी, उसके परिवार को सजा नहीं मिलेगी। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ हाँ, मतलब ये है कि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे आंसर नंबर 5 जो है इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे अभी हम ऊपर देख के आए थे, ऊपर जो है आपको ऑप्शन था और का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आपके ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहां देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखिए, ये और जहां और लिखा होगा या तो ये करना है या ये करना है। ठीक है, दोनों एक आपको करना होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सच है या झूठ है। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये इसमें से बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट झूठी है, गलत है, फॉल्स। ठीक है, अब आपको इस पे क्या करना होगा, इसमें सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक लॉ, यानी जो आवाम के हित के कानून है उसमें जो है कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसके लिए। ठीक है, इट डील्स विद इश्यूज दैट इफेक्ट इंडिविजुअल और द स्टेट इटसेल्फ। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा, मतलब सच लग रहा है, झूठ नहीं है वो, कि भाई वो किसी एक शख्स और स्टेट के बीच की रिलेशनशिप की बात करती है। इन पब्लिक लॉ स्टेट इज नॉट ओनली आर्बिटर बट इट ऑल्सो वन ऑफ द पार्टीज। और ये भी बात ठीक है कि जो पब्लिक लॉ होता है उसमें जो है स्टेट एक पार्टी की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर चोरी होती है तो चोरी में जो दूसरी पार्टी होती है वो सरकार होती है, सरकार के बनाम मुकदमा चलता है। ठीक है, पब्लिक लॉ इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, पब्लिक लॉ जो है सरकार का जो बुनियादी ढांचा है उस पर भी चलता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। इन पब्लिक लॉ द स्टेट इज प्रेजेंट ओनली एज आर्बिटर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वो जो है एक पार्टी की तरह काम करता है। बी ऑप्शन में हमने देखा, तो ये वाला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द गलत, ये झूठी स्टेटमेंट है। अब आप इसमें लिखोगे आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 में आप डी ऑप्शन डाल दोगे, और अगर आपके पास समय है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप आंसर नंबर 7 में डी लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो वक्त में आप पूरा लिखेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है,
नहीं तो आपको आंसर में नंबर इस पे भी मिल जाएंगे, डी लिखने पे भी। ये ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाली स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स वाली स्टेटमेंट जो है वो उस पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सवाल जो है, अगर जिन स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि अगर आप प्रियम्बल याद कर लोगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आइन का पहला पन्ना है, अगर आपने ये याद कर लिया होता तो आपको ये आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें लास्ट लाइन में ये बात लिखी है कि हम 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये सवाल पूछ लिया गया है आपसे कि बताइए कि संविधान आइन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने आइन को कब अडॉप्ट किया। तो 26 नवंबर 1949 राइट आंसर है। तो आप इस पे जो है टिक कर दीजिएगा, ये आपको पूरे नंबर दिलवा देगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी प्रियम्बल से सवाल है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूं कि आपके कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के तो सारे सवाल सही हो, ठीक है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर नहीं लेके आ पा रहे हैं तो फिर मेरे लिए शर्म की बात होगी, ठीक है। अब आपको क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन में जो प्रस्तावना है, जो उसका प्रीएम्बल है, वो कहां पे है। तो आपको मालूम है, मैं खुद कह रहा हूं कि वो फर्स्ट पेज है, यानी शुरुआत में है, इन द बिगिनिंग। तो आप जो है जहां बिगिनिंग वाला राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या कह रहा है, इन द एंड, एंड में नहीं है, नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द मिडिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ए मार्क करना होगा। अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आइन की जो संविधान सभा थी, यानी जो आइन बनाने की कमेटी थी, उसके सदर कौन थे। उसके सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर है। आपको इस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मार्क करके लिखना होगा अपने आंसर में कि करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि कितने बुनियादी हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक कितने। अब ये एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपसे वो पूछ रहा है कितने बुनियादी हुकूक हैं। अगर किसी को मालूम होगा तो आप एकदम काउंट करोगे अपने उस पे टिप्स पे, और क्या बताओगे कि भाई राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ठीक है, धर्म का अधिकार है, ठीक, 4 हो गए। फिर आप बताओगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक, 5 हो गए। फिर आपका जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, 6 हो गए। तो आज जो है 2024 में बुनियादी हुकूक कितने हैं आपके, 6 बुनियादी हुकूक हैं। तो आप 6 पे मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए ये ना हो और ये पूछ लिया जाए कि शुरुआत में कितने बुनियादी हुकूक थे, तब आपका जवाब होगा 7 थे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जो जमीन प्रॉपर्टी का जो हुकूक था वो भी एक बुनियादी हुकूक पे था, लेकिन वो 44वें तरमीमी कानून के तहत उसको बुनियादी हुकूक की लिस्ट से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो दोनों चीज आपसे पूछी जा सकती है कि आज के हिसाब से ये जैसे सवाल पूछा गया, और शुरू में क्या कितने थे, तो आप शुरू के बताओगे 7, शुरू के 7 बताओगे, और आज के हिसाब से आप 6 बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपसे वो इस तरीके का सवाल पूछते हैं। अब जैसे ये एक सवाल है 17, ये कि राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल होनी चाहिए। और लोकसभा का मेंबर के लिए 25 साल होनी चाहिए, विधानसभा के मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एग्जाम अपने लिए याद कर लीजिएगा, ये बड़े जरूरी हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि विधानसभा में सबसे ज्यादा विधानसभा के मेंबर कौन से राज्य में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा के मेंबर है, और ये आपका जवाब जो होगा उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ए। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको मार्क ही करना है। अब जैसे ये सवाल है, तो जिस दौर में ये सवाल पूछा गया उस दौर में सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल क्या है, सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी, सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत है भारत में, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं। तो जिस दौर में ये सवाल पूछा गया था उस दौर में 31 हो सकते थे, और आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला के 34 जजेस हो सकते हैं। अगर आपसे आज पूछा जाए, या मतलब 6 तारीख को जब आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको 34 आंसर
मार्क करना है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स की सवाल देख लीजिए। ठीक है, अंडर द मुस्लिम लॉ हस्बैंड में डिवोर्स हिज वाइफ। अब इसमें आपको पहला ऑप्शन है वाइफ, पहले ऑप्शन बाय रेपुडिएटिंग द मैरिज विदाउट गिविंग एनी। अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि अंडर द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम शरीयत के अकॉर्डिंग एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है कब? विदाउट गिविंग एनी नोटिस। अब इसमें आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें पूछ रहा है। अब इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है, और ये तभी बता पाएंगे जब आपने शख्सी कानून के बारे में जानकारी आपके पास होगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जहां जहां आपको ऑप्शन जगह खाली दिख रही है, आपको इसमें सही जवाब देना है। ठीक है, और लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 21 में जो है आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके ऊपर आपको जवाब देना होगा। ठीक है, अब जैसे ये पूछ रहा था हिंदू मैरिज एक्ट, अब ये सन पूछ रहा है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का, एंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट सन पूछ रहा है 1956 का, आर द टू मेजर एनेक्टमेंट्स ऑफ हिंदू लॉ। अगर आपको ये मालूम होता कि हिंदू का जो शादी का कानून है वो 55 में आया, सक्सेशन का कानून 56 में आया, तो आप ये आंसर कर सकते थे और इसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैच एनी टू ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, 2 आपको करेक्ट मार्क करने। ठीक है, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कयास जो है, कयास किससे रिलेटेड है? कयास तो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, यानी सी हो गया 3 से रिलेटेड। 2 सही करने, मैच एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, जैसे ही 2 सही कर देंगे, आप चारों भी कर सकते हो, मुझे मालूम है आपको चारों के जवाब मालूम होंगे, लेकिन अगर आपने 2 कोई सही कर दिए तो आपका ठीक हो जाएगा। और सापिंड, सापिंड का मतलब जो है वो हिंदू लॉ का मसला है, यानी बी का 4 हो गया। सापिंड का मतलब यह है कि जो एक पिंड के लोग हैं उनमें शादी नहीं हो सकती। तो हिंदू मजहब में क्या होता है कि अगर कोई पिताजी की तरफ से यानी वालिद साहब की तरफ से 3, 4, 5 नस्लें और वालदा की तरफ से 3 नस्लों के बीच में शादी नहीं हो सकती, उससे दूर का कोई होगा वो सापिंड में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो सापिंड का निज़ाम है वो कहाँ पे है? वो हिंदू मजहब में है। ठीक है, हिंदू लॉ के अंडर है। ठीक है, फिर क्या है? इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो किस पे लागू होता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है क्रिश्चियंस पे, ईसाइयों पे, ईसाई मजहब पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है। और इंटरस्टेट सक्सेशन जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में। लेकिन आपके तो 2 ही, जैसे ही 2 सवाल जब आपने 2 करेक्ट मार्क कर दिए, आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 23 देखिए। अब इसमें 2 में कोई ट्रू और फॉल्स करना है, मतलब 2 बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कानून बनाने का काम किसका है? ये कह रहे हैं कि कानून बनाने का काम जज का है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कानून बनाने का काम तो जो है पार्लियामेंट बनाती है, कानून साथ असेंबली कानून बनाती है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपने कर दी तो 1 नंबर आपका हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिफाइंड एज द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर। एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिफाइंड एज द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम है वो बताता है कि ये पॉलिटिकल पावर का काम है। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिफाइंड एज द एक्सरसाइज ऑफ द पॉलिटिकल पावर। अब ये एक समझने वाली बात है कि अगर किसी शख्स ने एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम को चला लिया तो क्या उसे ये कहेंगे कि ये पॉलिटिकल पावर का काम है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ ये ठीक है स्टेटमेंट। अब आपके 2 नंबर तो हो गए, लेकिन हम आगे भी देख लेते। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ कैपिटलिस्ट स्टेट। फॉल्स। इंडिया एक समाजवादी निजाम का कंट्री है। ठीक है, इंडिया कैसा है? एक समाजवादी देश है, क्योंकि 42वें तरमीमी कानून के तहत हमारी प्रियम्बल में समाजवाद शब्द जोड़ा गया, और ये पूंजीवाद शब्द जो है यानी जो कैपिटलिस्ट वर्ड है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारा जो देश है जो है वो पूरे सबकी भलाई के लिए काम करेगा, यानी वेलफेयर ऑफ ऑल के लिए काम करेगा, ना कि किसी कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, प्राइवेट लॉ गवर्न्स द रिलेशन ऑफ सिटीजन विद ईच अदर। तो प्राइवेट लॉ जो है, प्राइवेट लॉ जो क्या होता है, जो 2 शख्सों के बीच में लगता है, 2 शख्सियत के बीच में लगेगा, वो कानून को बोलते हैं प्राइवेट लॉ। अब ये क्या कह रहे हैं? प्राइवेट लॉ गवर्न्स द रिलेशन ऑफ सिटीजन एंड विद ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, 2 शख्सियत के बीच में जो कानून होगा उसे प्राइवेट लॉ बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है बड़े अच्छे भी हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे अब ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया। क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू
स्टेट, अब ये आपसे सवाल पूछ रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज क्रिएटेड बाय स्टेट एजेंसीज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन एंड रूल्स। ये दो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको मार्क करना है, या तो ये वाला कर लीजिए या ये क्या कर लीजिए कि जो फौजदारी का कानून है वो क्या है। फौजदारी के कानून के बारे में आपको बताना है। फौजदारी के कानून में क्या होता है, इज द क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ पब्लिक लॉ दैट रिलेट्स टू द पब्लिक एंड द स्टेट। ये आपको जवाब देना होगा, ठीक है। फिर ये एक स्टेटमेंट आ गई ट्रू फॉल्स की, तो आपको ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट में देखना होगा आ राइट ऑफ अपील इज अ सब्सटेंटिव लॉ, कि क्या अपील जो है वो एक किसी कानून के तहत ही मिलती है। हाँ बात ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट होगी कि अगर किसी कानून में अपील का हक दे रखा है तभी आपको जो है अपील करने का हक मिलेगा। अब अपील क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बता दूं कि अगर किसी ज़िले की अदालत से आप खुश नहीं हैं तो उसने जो है जजमेंट आपके खिलाफ दे दिया, तो आप अपील में जा सकते हैं तब जब उस कानून के अंदर ये बात हो कि आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट ऑफ अपील जो है वो सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है। द सब्सटेंशियल लॉ लेज डाउन द रूल्स विच हेल्प टू इन्फोर्स लॉ। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। द लॉ ऑफ प्रोसीजर में बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ लॉ विच गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। हाँ ये भी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो आप इसमें दो कोई भी स्टेटमेंट मार्क कर सकते हैं जो ट्रू हो, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको जो है थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ क्वेश्चन ले सकता हूं, उससे पहले ये वाली स्टेटमेंट देख लीजिए। 28 में क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट। जनाब डिफरेंस है बुनियादी हुकूक और लीगल राइट, जो आपके कानूनी किसी कानून के तहत आपको जो हुकूक मिलते हैं, और बुनियादी हुकूक में फ़र्क है। बुनियादी हुकूक जो है वो कुछ हुकूक बुनियादी जो है वो एब्सोल्यूट है, वो आइन के जरिए मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव बीन गिवन पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि आप जो है अगर आपके बुनियादी हुकूक का के खिलाफ वर्जी होगी तो आप उसके खिलाफ जो है आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सच्ची स्टेटमेंट है। फिर क्या है, पार्लियामेंट हैज अ राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट एज पर द जजमेंट। हाँ आप जो है केशवानंदा भारती के केस में ये बात बोली गई थी कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स को तरमीम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तरमीम नहीं कर सकते। जो बुनियादी ढांचा है आइन का, उस ढांचे को आप तरमीम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर कोई बुनियादी हुकूक जो है आप जिसको टच करना चाहते हैं उसको आप तरमीम कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट असर्टेड राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। ये बात जो है 42वें तरमीमी कानून के तहत कही गई कि ये क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकती है, उसको तरमीम कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरीके की बात जो है बुनियादी हुकूक के लिए नहीं हुई थी, ठीक है। हाँ अब ये एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने याद हो, आपको क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग जब प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे कि सदर जमहूरिया कैसे अपॉइंट होंगे, तो सदर जमहूरिया कैसे अपॉइंट होंगे, उसमें जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। तो यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज आएगा जवाब में, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फॉर्म अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट पे भी आप लिख सकते हो। अगर आपने प्रेसिडेंट भी लिख दिया और वाइस प्रेसिडेंट भी लिख दिया तो भी आंसर ठीक होगा, ठीक है। दोनों में ठीक होगा, क्योंकि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के पार्टिसिपेट करते हैं किसके, प्रेसिडेंट के में भी, सदर जमहूरिया के भी, और नायाब सदर जमहूरिया दोनों के में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो आफ्टर हाँ भोपाल गेस्ट डिजास्टर। अब ये पूछ रहा है कि ये पोल्यूशन वाले केस से आ गया, एनवायरनमेंट माहौलियाती कानून के चैप्टर से आ गया कि आफ्टर कौन सी गैस डिजास्टर। भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। मैं बता रहा था कि दिसंबर की 5 तारीख थी। भोपाल में मिथाइल यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के ऑफिस से उसकी इंडस्ट्री से क्या हुआ, वो एक मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस लीक हुई, जिसकी वजह से लोग
के काफ़ी लोगों को मुश्किलात हुई और मौत हुई, इसमें हजार सैकड़ों लोगों की मौत हुई, हज़ारों लोग इससे प्रभावित हुए। अब इसमें क्या हुआ, देयर वॉज अ ग्रोथ ऑफ कौन सा एक्टिविज्म, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, विच लेड टू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड लेजिस्लेशन। तो अब आपको इसमें जवाब देना पड़ेगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो हम लोग वो बात कर रहे थे, एक चैप्टर था हम लोगों का कंज्यूमर एक्टिविज्म, एक था सोशल एक्टिविज्म का एक चैप्टर जिसमें माहौलियाती कानून के बारे में बात हो रही थी। तो इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोशल एक्टिविज्म विच लेड टू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। ठीक है, तो इसमें ये आप जवाब दोगे। ठीक है, अब ये एक सवाल है माहौलियाती कानून से, ठीक है, कि आप इसमें आपको कोई दो मैच करने हैं। ठीक है, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो कानून है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, यहां ट्रिब्यूनल में लिख देता हूं। एक कौमी जो है इन्वायरमेंटल कानून बनाया गया, वो एक कोड बनाया गया, तो वो मालूम है कब बनाया गया, वो बनाया गया 2010 में, 2010 में लिख देंगे आप। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया माहौलियाती निज़ाम, माहौल क्या होगा, उसकी जो परिभाषा है वो इस एक्ट में दे रखी है। तो कोई भी दो ऑप्शन आपको देने हैं, ये आपको बता देना है। ठीक है, और वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर की बात करती है, एमिशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस की बात करता है। ये आपको चारों ठीक हो गए, आपको कोई दो बताने, दो बता देंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसमें फुल फॉर्म बतानी है, विच ऑफ वन ऑफ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको इसमें फुल फॉर्म बताती है, राइट द करेक्ट एक्सपेंशन, किसी भी दो की बतानी है, किसी भी दो की आप बता दोगे तो आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे CCI है, हम लोगों ने कंज्यूमर के जो वो था, क्या कहते हैं, सलाफीन का जो कानून था, उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI की फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर ये आप इसका बता दीजिएगा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, CPA इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, ट्रू और फॉर करेक्टली, द मेन एम ऑफ कंज्यूमर एक्टिविज्म इज दैट द स्टेट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इज ट्रू। अगर कंज्यूमर एक्टिविज्म का काम क्या है, वो जो कंज्यूमर है, जिन्होंने कोई सामान खरीदा है, उनके हुकूक की रखवाली करने का काम किसका है, वो काम है कंज्यूमर एक्टिविज्म का। और वो क्या कहती है, वो कहती है कि स्टेट इस जिम्मेदारी को खुद ले और जो लोग सामान खरीद रहे हैं उनके हुकूक की हिफाजत करे। ठीक है, रिड्रेसल मीन्स रेमेडी टू कंज्यूमर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, 35 में भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ये। ठीक है, अब आपको यहां ड्राफ्टिंग के बारे में लिखना है। 37 में आपसे पूछा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। आप कोई भी पिटीशन को कैसे दस्तयाब करेंगे, मतलब उसको कैसे लिखेंगे, लिखने का क्या तरीका होगा, वो आपको बताना है। जैसे एक बार हम लोग ने क्लास में इस बात पे डिस्कशन भी किया था कि आप क्या क्या चीज़ लिखेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें एक आंसर शीट में फ्रेम किया हुआ है आंसर, अगर ऐसा होगा 37 का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 37 में आपने 36 का जिक्र किया है। 36, हाँ, जैसे ये 36 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पर्सनल लॉज, शख्सी कानून के बारे में आप बताइए। तो शख्सी कानून के बारे में आपसे पूछा जा रहा है 2 नंबर में, तो आप लिखेंगे शख्सी कानून क्या होता है। आप बताएंगे शख्सी कानून जो है दो शख्स या उनके परिवार के बीच में शादी, तलाक और जो है नानकफा, इसके बारे में बात करता है, और ये हर मजहब का अपना एक शख्सी कानून है। ये आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपको इस सेक्शन में लिखना होगा 2 नंबर के लिए। आपसे पूछा गया शख्सी कानून क्या है, तो आप बता देंगे भाई शख्सी कानून ये है कि जो किसी शख्स का या उसके जो फैमिली का मामला है, उसके जो परिवार का मामला है, उसमें क्या, उसमें शादी, तलाक और नानकफा और जो है विरासत,
ये उसके बारे में जो बात होगी तो वो शख्सी कानून के जरिए आएगा, और भारत में हर मजहब का अपना एक शख्सी कानून है। ठीक है, फिर आपसे ये पूछ रहे हैं एक्टस रियस का क्या मतलब है। एक्टस रियस मुल्जिमाना अमल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दो चीजें थी, आपको मालूम था, मुल्जिमाना जहनियत और मुल्जिमाना अमल। मुल्जिमाना जहनियत के बारे में सवाल पूछा गया तो आप बता देंगे कि मुल्जिमाना जहनियत जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई भी मुजरिम है तो उस मुजरिम का मुजरिम साबित होने के लिए आपको ये जाहिर करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा गवाहों के साथ कि इसका जो अमल था वो मुल्जिमाना था। अगर मुल्जिमाना अमल नहीं होगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती और उसे सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बुनियादी हुकूक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी शख्स का गलत फ़ायदा उठाना या उसको जो है बेलदारी कराना, उससे जो है भीख मंगवाना, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे कि बुनियादी हुकूक में आइन के 23 और 24 नंबर पे इस चीज़ का जिक्र है, और जो कहता है कि किसी भी शख्स के साथ या किसी भी बच्चे के साथ आप जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी काम उससे नहीं करवाएंगे, फैक्ट्री में काम नहीं करवाएंगे और जो है बंधुआ मजदूरी नहीं करवाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लॉयटेशन में आती हैं, यानी उनके जो है उनके साथ जो है जुल्म के नज़रिए से आती हैं। ठीक है, तो ये आपको आंसर में लिखना होगा, 2 नंबर का आपका सवाल होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक बुनियादी हुकूक में आइन के 23 और 24 नंबर के आर्टिकल में ये बात मेंशन है। ठीक है, अब आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए। 4 इसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुस्लिम शरिया के तहत आपको 4 ज़रूरी चीज़ें बतानी है जो मुस्लिम शरिया में लागू होती है। तो आप बता देंगे, पहले लिखेंगे कि भाई 4 बुनियादी चीज़ें कौन कौन सी है। तो पहला बताएंगे आपके उसमें जो है इजाब होना चाहिए, कबूल होना चाहिए, और जो है महर होना चाहिए, और शादी की उम्र होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें आप बता देंगे, इजाब कबूल गवाह। ठीक है, गवाह होने चाहिए, महर होना चाहिए, और उनकी शादी की उम्र होनी चाहिए, तभी वो जो है मुस्लिम शरिया के तहत शादी जो होगी वो वैलिड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 44 में आपसे पूछ रहा है यूनियन लॉ और लिमिटेशन के बारे में बताइए। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है आइन के अंदर, 3 लिस्ट हैं कि यूनियन भारत सरकार किस पे कानून बना सकती है और राज्य की सरकारें किस पे कानून बना सकती हैं। तो आपको बताना होगा कि भारत सरकार, यानी जो भारत सरकार कानून बनाएगी वो उन लिस्ट पे बना सकती है जिन पे भारत सरकार जो यूनियन लिस्ट में मेंशन है। राज्य की सरकारें उस पे कानून बना सकती है जो राज्य की सरकार की लिस्ट में मेंशन है। फिर एक तीसरी लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट, जिस पे दोनों बना सकती हैं। लेकिन अब इसमें आपको यहां लिखना है, लेकिन भारत सरकार का कानून जो है वो लागू होगा अगर राज्य की सरकार ने कानून बना लिया है, लेकिन उसके बाद भारत सरकार कानून ले आती है तो भारत सरकार का कानून लागू होगा। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि कोविड के टाइम पे दिल्ली की सरकार ने कोविड के लिए कोई गाइडलाइन बनाई। ठीक है, फिर जब भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दी तो भारत सरकार की गाइडलाइंस पूरे भारत में लागू हो गई। ठीक है, और दिल्ली का जो गाइडलाइंस थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है प्ली बार्गेनिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था एग्जाम के टाइम पे, मतलब क्लास के टाइम पे, कि काफ़ी ज़्यादा मुकदमे भारत में पेंडिंग हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि छोटे जो अपराधी हैं उनसे क्या कहा कि आप जो है अपना गुनाह माफ मान लीजिए, तो हम आपको जो है सज़ा रिड्यूस कर देंगे। तो ऐसे मामले को बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपने ये अपराध किया है, तो हर अपराधी ये कहता है कि जनाब मैंने अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसके वकील साहब बता देते हैं कि अगर आप ये कह दोगे कि अपराध किया है तो आपको सज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कहा कि कोई छोटा अपराध किया, चोरी का मामला है, तो चोरी के मामले में उसने कहा कि जनाब हाँ मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे गलती हो गई है, तो जनाब अब मुझे जो है माफ़ भी कर सकते हैं। अगर वो पहली दफ़ा का अपराधी होगा तो जज साहब जो है उसको माफ़ भी कर सकते हैं, नहीं तो उसकी सज़ा कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने प्ली बार्गेनिंग कर दी और अदालत का वक्त बचा लिया। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ रहे थे प्ली बार्गेनिंग के बारे में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस द इंपॉर्टेंस। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बुनियादी हुकूक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है बुनियादी हुकूक की आइन के अंदर। तो अब ये आप सारे लोग जानते हैं कि अगर किसी आइन के अंदर बुनियादी हुकूक ना होते तो इंसान की या उसके नागरिकों की, उस समाज के क्या हैसियत होती। क्योंकि जो स्टेट है वो बहुत पावरफुल होता है, अगर बुनियादी हुकूक ना मिले किसी को
तो उसमें क्या होगा या क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा ये आप सारे लोग जानते हैं, और इसको आपको लिखना है ताकि आपको नंबर मिल जाए। और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि बुनियादी हुकूक होने की वजह से एक शख्स की जहनी और जो है उसका जो माहौलियाती निज़ाम है उसके भी उसके फ़ायदे होते हैं। अगर मान लेते कि अगर किसी शख्स के पास जीने का अधिकार ना होता तो क्या उसे साफ़ हवा लेने का अधिकार होता, साफ़ पानी पीने का अधिकार होता? ये सारे राइट उसके पास होते नहीं होते बुनियादी हुकूक में। अगर नहीं होता बुनियादी हुकूक, और फिर उसके धर्म का मानने का जो हुकूक है वो भी ना मिलता उसको, ठीक है। तो ये बुनियादी हुकूक होने के फ़ायदे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं, मेरे ख्याल से यही 48 लास्ट था, क्योंकि 48 49 दो ऑप्शंस में आएगा, तो 48 लास्ट था। और मेरी आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा एग्ज़ाम लिख के आएंगे और अपना जो भी रिव्यू होगा आप देंगे, क्योंकि फिर हम लोग जो है इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है आप अच्छे स्टूडेंट बने और लॉ के बारे में जानकारी लें, और लोगों को भी बताएं कि कैसे लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा लिख के आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, और फिर उससे क्या होगा, मेरा नाम रोशन होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।